राधे। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो मैं इधर टहलने के लिए आया था, तो सोचा मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और जो आपकी जो परीक्षाएं हैं उसमें उपयोगी हो। और इस वीडियो को वो भी देख सकते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि इसको जानना, एक नॉलेज को ग्रहण करना है और मालूम करना है कि क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। 11th क्लास ज्योग्राफी NCERT चैप्टर 2 के बारे में जिस किसी ने भी पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो पौराणिक जो स्रोत हैं वो क्या कहते हैं और आधुनिक स्रोत वो क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं कंसाइज वे में। तो पौराणिक स्रोत में सबसे पहले हम हिंदू माइथोलॉजी के बारे में जानते हैं। हिंदू माइथोलॉजी क्या कहता है कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसकी जो सृजन करता है वो ब्रह्मा है, वो पालन करता जो है वो विष्णु है, और पुनर्निर्माण जो होगा पृथ्वी का, यानी उसका जो विनाश करता जो है वो शिव जी को कहा गया है। और विष्णु जी ने पृथ्वी को समुद्र से मंथन करके वर अवतार लिया था, तो वर अवतार की भी संकल्पना हमें हिंदू माइथोलॉजी में देखने को मिलती है। अब ग्रीक माइथोलॉजी वो क्या कहती है? माइथोलॉजी कहती है कि गाया और उरेनस से मिल करके पृथ्वी का निर्माण हुआ है। गाया यानी पृथ्वी और उरेनस यानी आकाश, इससे मिल करके इस दुनिया बनी है। और चीन माइथोलॉजी के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, पांगु नामक दैत्य ने इस ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित किया, जिससे आकाश बने और पृथ्वी बने। अब जो अब्राहमिक रिलीजन है जिसमें इस्लाम, यहूदी और ईसाई आ जाते हैं, और उनके विभिन्न जो धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे कुरान, बाइबल, तौरात, उनके अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, यानी ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने 6 दिनों में पृथ्वी का निर्माण किया है। ओके, तो ये थे पौराणिक माइथोलॉजी जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न मान्यताएं हैं। ओके, अब हम आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है। ओके, आधुनिक दृष्टिकोण में सबसे पहले हम नेबुला थ्योरी के बारे में जानते हैं, जो इमैनुअल कांट और लाप्लेस ने दिया था। लाप्लेस ने इमैनुअल कांट की जो नेबुला थ्योरी थी उसको संशोधित करके बताया था कि नेबुला जो है वो गैसों के बादल हैं जिसमें धूल और कण मौजूद है। तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण क्या हुए, आपस में समाहित हुए, संघनित हुए, जिससे केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ और इस प्रकार से सौरमंडल का निर्माण हुआ। और सूर्य के चारों तरफ जो धूल के कण बचे रहे, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आपस में जुड़ के टकरा करके ग्रहों का निर्माण किया, जिससे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। ओके, अब जो आधुनिक सिद्धांत में जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के बारे में जो कहा जाता है वो है सर्वमान्य बिग बैंग थ्योरी, जिसको एडविन हब्बल ने प्रस्तुत किया था। इसने क्या कहा कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो 13.8 अरब वर्ष पहले हुई है। 13.8 अरब वर्ष पहले हुई है। ओके, अभी 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ था इस ब्रह्मांड में। यानी पहले ब्रह्मांड जो था एक बिंदु आकार का था, बिल्कुल छोटा कण, बहुत ज़्यादा संघनित था। तो उसमें एक महाविस्फोट हुआ जिससे ऊर्जा निकली बहुत ज़्यादा मात्रा में, समय का निर्माण हुआ, कई गैसें निकली, जिससे सूर्य का कालांतर में सूर्य का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है,
और बिग बैंग थ्योरी ये भी कहती है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, वो निरंतर अभी भी उसका विस्तार हो रहा है। ओके, ये क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी कहता है। कैसे विस्तार हो रहा है कि जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, वो एक दूसरे से दूर जा रही है। ओके, अब इसकी जो सीमाएं हैं बिग बैंग थ्योरी की, तो चलिए हम इसको लास्ट में करेंगे, पहले हम और जानते हैं। एक है सिद्धांत, प्लैनेटरी सिद्धांत है, जिसने कहा कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है, वो ग्रहणु नामक कण से हुई है। कण यानी ग्रहणु जो कण है आपस में टकराए, संघनित हुए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इसने बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इसी प्रकार से एक थ्योरी है जिसको स्टडी कंसेप्ट कहा जाता है कि ब्रह्मांड तो कभी विस्तारित हुआ ही नहीं, ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा रहा है। ये लोयल ने कहा, ठीक है, कि ब्रह्मांड का विस्तार कभी हुआ ही नहीं, वो एक जैसा ही रहा है। ओके, अब उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे हम एक निष्कर्ष पे आते हैं, हमें विभिन्न सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति पुरानी कथाएं क्या कह रही है ना, उसकी थ्योरी कुछ और कहती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आधुनिक सिद्धांत है वो कुछ और कहती है। उन्होंने तर्क से, वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ये बताया कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है कि कोई भी थ्योरी ये नहीं बताती है, पूर्ण रूप से ये नहीं बताती कि एक्चुअली में वास्तव में इस ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से हुई है, ये कोई भी सिद्धांत नहीं बताता। जैसे बिग बैंग जो थ्योरी है उसकी जो सीमाएं हैं, 13.8 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यानी महाविस्फोट हुआ। लेकिन 13.8 अरब वर्ष से पहले ब्रह्मांड किस प्रकार का था, ये उसने पूर्ण जानकारी नहीं दी। तो कुछ इसकी सीमाएं हैं, बाकी अन्य जो पौराणिक कथाएं हैं, मैथोलॉजी है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ओके, अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में तो जान लिया हमने। अब उसका विकास किस प्रकार से हुआ पृथ्वी का। तो देखो, पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी, ठीक है, पृथ्वी एक आग का गोला थी, और जब वो ठंडी हुई तो विभेदन प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, विभेदन प्रक्रिया शुरू हुई, यानी विभेदन सिद्धांत ये कहता है कि जो ठंडे होने के बाद जो भारी कण थे वो पृथ्वी के बिल्कुल आंतरिक भाग में चले गए, जिससे कोर का निर्माण हुआ, और हल्के कण जैसे कि सिलिका और एल्युमिनियम वो सतह पर ही रह गए, जिससे क्रस्ट का निर्माण हुआ, स्थलमंडल का निर्माण हुआ। और कोर में भारी कण जैसे निकेल और फेरस यानी लोहा, ये कोर में पहुंच गए। इसके बाद विभिन्न प्रक्रियाएं, संक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हुई, जैसे कि ठंडा होने के बाद उसके बाद वायुमंडल का निर्माण हुआ, और वायुमंडल का निर्माण कई चरणों में हुआ, 3 चरणों में हुआ। तो वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम जानते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद पृथ्वी में ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उससे विभिन्न प्रकार की गैसें निकली, और वो गैसें कौन कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फ़र, जलवाष्प। तो जलवाष्प इतनी मात्रा में जब ये निरंतर प्रक्रिया होती रही ज्वालामुखी की, तो जलवाष्प संघनित होकर के बारिश के रूप में नीचे गिरने लग गई। आपको मालूम होगा कि जब जलवाष्प संघनित होती है तो वायुमंडल की एक संतृप्त अवस्था आती है, जिसके बाद बारिश वो अब नहीं रोक पाती है जलवाष्प को, तो वो बरसने लगती है। तो इसी प्रकार से संघनित होकर के बारिश होती रही, और पृथ्वी पर जो गर्त थे, जो गड्ढे थे, उसमें पानी भरता गया, जिससे महासागर, नदी, झील इत्यादि का निर्माण हुआ। तो जल का इस प्रकार से निर्माण हुआ वायुमंडल के बनने के बाद। तो वायुमंडल किस प्रकार से बने, तो वायुमंडल 3 प्रकार से बने। शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में केवल 2 ही गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम।
तो हाइड्रोजन हीलियम जो है इसको वायुमंडल जो है वो रोक नहीं पाया, सौर पवन इसको उड़ा के ले गई। ठीक है, ये अत्यधिक सभी ग्रहों पर हुआ। ठीक है, फिर द्वितीय अवस्था में क्या हुआ कि जो गैसें निकल रही थी ज्वालामुखी उद्गार के बाद, तो वो उसकी मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ती गई और एक ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने अपनी मात्रा वहाँ पे स्थापित कर ली। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है ना, नाइट्रोजन की अभी कितनी है 78% लगभग, है ना। लेकिन द्वितीय अवस्था में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ था, वो तृतीय अवस्था में हुआ, क्योंकि अभी भी द्वितीय अवस्था में अभी भी जीवन क्या हुआ था, जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जीवन का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार से हुआ वो हम जानते हैं। तो ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया नामक से हुआ, उसने प्रकाश संश्लेषण किया, तो उसके ज़रिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का संकेंद्रण होने लगा, जिससे पृथ्वी थोड़ी और ठंडी हुई और पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। उसके बाद ओजोन परत का भी निर्माण संभव हुआ, यानी ओजोन का निर्माण हुआ, समताप मंडल में विभिन्न स्तरों में वायुमंडल बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वायुमंडल का था वो निर्माण हुआ। और बिग बैंग थ्योरी ये भी बताती है कि सबसे पहले जो कण बने वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने। ओके, वो सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई वो प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद बहुकोशिकीय जब जीवन संपन्न हुआ 380 करोड़ वर्ष पहले, तब जीवन की उत्पत्ति हुई। ओके, उसके बाद अभी हम वर्तमान में देखते ही है कि किस प्रकार से हमारा ये ब्रह्मांड विकसित हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं अरब वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले इन सब का निर्माण हुआ होगा, है ना। एक कोशिकीय जीव से, जैसे साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गाई कहते हैं, उसके बाद जलीय जीवन में मछली वगैरह, फिर विविधता उसमें आई, है ना, जलीय जीव, फिर जो दोनों पे जो रेंग सकते थे, दोनों पे जो अपने आप को ढाल सकते थे, है ना, तो उनकी भी उत्पत्ति हुई और विविधता इस प्रकार से बढ़ती गई, पेड़ पौधे इस तरह से पनपने लगे। ओके, तो आपको इतना समझ में आया होगा। ये दूसरा चैप्टर था 11th क्लास का, ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी का। तो कैसा लगा ये हमें बताएं वीडियो में कमेंट के माध्यम से, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि अगर हमें इसकी समीक्षा करनी है, एनालिसिस करनी है दूसरे चैप्टर की, तो किस प्रकार से करेंगे कि देखो, जो पुरानी कथाएं हैं वो भी हमें पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है, और शुरुआत कैसे हुई, है ना, तो कोई पूर्ण जानकारी हमें नहीं देती। केवल 6 दिनों में इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, लेकिन किस प्रकार से हुआ ये हमें जानकारी नहीं देते हैं। कौन से जीव पहले आए, है ना, ये भी हमें जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो ज़्यादा तार्किक है ना, वो हमें जो पौराणिक जो मान्यता है उससे ज़्यादा हमें विस्तृत जानकारी देता है और तार्किक है, वैज्ञानिक है। जैसे कि हमें समय बताता है कि 13.8 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी उसकी सीमाएं हैं, उन्होंने भी पूर्ण जानकारी नहीं दी कि 13.8 अरब वर्ष से पहले क्या था, किस प्रकार का था, कोई चीज़ थी या नहीं थी, तो वो भी पूर्ण जानकारी हमें नहीं देते हैं। तो अंततः निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में एक सर्वमान्य पूर्ण रूप से सत्य ऐसी कोई जानकारी अभी हमें नहीं है। ये तर्कों पर, विचारों पे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ही हमें जानकारी मिलती है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी कि जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें, और डिटेल में जानकारी चाहते हैं और नए वीडियो बनाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक्स भी करें, शेयर करें। ओके, आप सभी का धन्यवाद।
तो पृथ्वी की उत्पत्ति में बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति शून्यता से हुई है, यानी समय समय पर पृथ्वी का ब्रह्मांड का निर्माण होता है और नष्ट होता है। ये कर्मों पर निर्भर करता है और ये अनंत काल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। वहीं जैन धर्म कहता है कि इसमें पृथ्वी का ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कोई ईश्वरीय हाथ नहीं है, ईश्वरीय घटना नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक घटना है। ओके, तो इसका न कोई आदि है न अंत है, यानी ये अनादि है और अनंत है, पृथ्वी और ब्रह्मांड। ओके, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई पंच महाभूतों से हुई है। कौन कौन से? पृथ्वी यानी भूमि, आकाश, अग्नि, वायु, जल। ओके, और निर्जीव और सजीव जैन धर्म जो है ये दोनों में ही जीवन मानता है, दोनों को समान रूप से मानता है। ठीक है, कण कण में जीवन बसा हुआ है, ऐसा जैन धर्म का कंसेप्ट है, सिद्धांत है। ओके, धन्यवाद।